देखिए, आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज मच बिगर, वॉज ऑलवेज बिगर। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, और क्या हुआ उस इलेक्शन में? मुल्क टूट गया। मोदी ने गुजरात का मॉडल दिया, उससे लोगों को ये चूरन भी लगाया, ये बड़ा चूरन है। वो ये कहता मैं आपकी इकोनॉमिक लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। फिर हमने उसको, उसी चूरन को हमने यूज किया, बंगालियों को कहा कि तुम भी भाई हो मुसलमान, हम भी भाई हो मुसलमान, आओ इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने कहा ना भाई जी, सानू राइट्स दो। कि इंडिया में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, लिंचिंग्स, मॉब लिंचिंग्स, मुस्लिम्स के अटैक्स। हम उनके साथ कांस्टेंट फड्डे में रहते हैं। हम जाके मुंबई अटैक करते हैं, लाइव टीवी के ऊपर हमारे लड़के यहाँ से जाते हैं और वो जाके बॉम्बे में 2 दिन खून की होली मचाते हैं। Alright guys, today we're here with Mr. Raza Rumi, TFT के साथ connected, पाकिस्तान के लास्ट फ्यू रिमेनिंग लिबरल्स में से। काफ़ी इनके ऊपर मुसीबतें आई, काफ़ी इनके ऊपर एक आध असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुका है, मुल्क से भागना पड़ा, मुल्क में वापस आए, मुल्क से फिर वापस गए, फिर वापस आए। बहुत सारा काम किया इन्होंने, राइटिंग पे, NGOs के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, CSS के टॉपर, नॉट ओनली दैट प्रोबेशनरी ग्रुप के अंदर टॉपर, और उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में। क्या आप पे इल्ज़ाम लग चुका है कि आप एलिटिस्ट हैं? जी बिल्कुल, इल्ज़ाम लग चुका है, रोज ही लगता है। मैं यकीनन आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, एलीट एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आई एम प्रिविलेज्ड। HSN कॉलेज में जो लोग जाते हैं उनमें से अक्सरियत प्रिविलेज्ड ही होते हैं। इवन वो के जो स्कॉलरशिप से भी पहुंच जाए वो भी प्रिविलेज होती है। आपको स्कॉलरशिप मिली हुई थी? नहीं, वो मतलब नहीं, मुझे नहीं मिली हुई थी, लेकिन मैं और हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि ये बिल्कुल इल्ज़ाम लगता है। और देखिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में तो जो अंग्रेजी बोलते हैं और लिखते हैं और समझते हैं वो खुद ही एक प्रिविलेज तबका है, क्योंकि वो है ही 1%। सो ये इल्ज़ाम लग चुका है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? दैट्स नॉट समथिंग आई डिजाइन्ड बाय माई सेल्फ। उसके बाद सर आपने CSS किया? देखिए, सिविल उससे पहले एक्चुअली मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में, नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने उस वक्त अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था सोशल डेवलपमेंट में जी। और मेरा यही था कि भाई आपको एक, आप यंग होते हैं, आप कहते हैं मैं दुनिया बदलूंगा, सो यू वांट टू सर्व एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट। और उसी मेरे ख्याल से आई वाज ड्रिवन बाय दैट आइडिया कि मैं सिविल सर्विस करूंगा। बहुत से लोग उसको देखते थे कि लोग करते हैं पाकिस्तान में फॉर पावर, फॉर टैका शैका, वो करते हैं टू बी इन्फ्लुएंशियल, टू बी इम्पोर्टेंट, टू बी but my aim was different. I wanted to do it, join the government. और मेरे ख्याल था कि आप सिस्टम के अंदर जाकर कोई तब्दीली ला सकते हैं, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी का फ़ायदा कर सकते हैं। तो उस मैं नज़रिए के साथ गया था, टू बी ऑनेस्ट। I was very clear then and I was very young. Of course I was naive because मुझे जाकर अंदाज़ा हुआ कि ऐसा मजाक नहीं होता। तुम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। आप सिस्टम को बहुत मुश्किल है चेंज करना, और आप थोड़ी बहुत टिंकरिंग कर सकते हैं और आप बिल्कुल फायदा पहुंचा सकते हैं लोगों को, आप जहां पे पोस्टेड होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में होते हैं। मगर जो ओवरऑल निज़ाम है उसके ऊपर आपकी गिरफ्त नहीं होती, वो पॉलिटिकल चेंज से होता है। तो साहब, निज़ाम पे जो मैंने सुना है, इन एनी सिस्टम अगर आप ऊपर जाते जाएं, इवेंचुअली एक आदमी मिलता है आपको जो कि निज़ाम को कंट्रोल कर रहा होता है। जी। हमारे पास कौन सा असर? इंडिया में तो मान लिया मोदी जी हैं जी, इवेंचुअली एक निज़ाम को वो चला रहे हैं, बड़ा अच्छा चला रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो निज़ाम कंट्रोल कर रहा है? देखिए, एक ज़माना था कि सिविल ब्यूरोक्रेसी 60s में, 50s में और किसी हद तक 70s में भी वाज कॉलिंग द शॉट्स। उसके बाद जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुई है, जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ, तो उसके बाद एक सिविल ब्यूरोक्रेसी की अहमियत बहुत नीचे चली गई थी। वो अब एक इम्प्लीमेंटर्स बन गए हैं। और अभी जो पिछले 10-12 सालों में तो ये हो रहा है कि इस वक्त आर्मी चीफ जो होते हैं पाकिस्तान के, वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो पॉलिसी की भी सेट करते हैं। हुकूमतें कौन सी बनती हैं, गिरती हैं, रहती हैं कि नहीं रहती, वो उनके हाथ में होता है। इसलिए इफ यू वांट टू आस्क वन पर्सन इज द आर्मी चीफ। अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था इब्तियाज़ आलम साहब के साथ। अच्छा। उन्होंने हमें कहा था जी कि पाकिस्तान में से जो आर्मी चीफ हैं वो वाइस रॉय का रूल या वाइस रॉय के पोजीशन में है कि जो क्वीन कहती हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सवाल फिर ये, क्वीन कौन है यहाँ पे?
देखिए ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सिंपलिस्टिक बातें हमारे यहाँ शायद अवाम को समझाने के लिए कही जाती हैं। ठीक। उसमें एक उसका एक फ़ायदा भी होता है। राइट। लेकिन बात ये कि ये रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होती है। क्वीन और किंग के ज़माने तो चले गए। अब ये है कि पाकिस्तान की जो पावरफुल तबकात हैं, जिन्हें हम कहा जाता है अशराफिया, वो कौन है? पहले आप उसको डायसेक्ट कर लें, फिर आप देख लेंगे कि वो किस तरह से मुंसलिक है। देखिए पाकिस्तान में हमने आर्मी का तो जिक्र कर लिया। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, डंडा है उसके हाथ में, ठीक जी। परमानेंट है, चीफ्स आते जाते रहते हैं, इदारा कंट्रोल में रहता है। सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी अफसर बदलते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, वो नंबर 2 पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी पॉलिटिकल एलीट्स, उनमें एक म्यूजिकल चेयर्स हैं, आधे जेल में होते हैं, आधे बाहर होते हैं। फिर जो बाहर में वो आके 3-4 साल रूल करते हैं, फिर वो जेल चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। ये एक चक्कर चलता है। इस वक्त जो हमारे दोस्त जेल में हैं, हाँ, वो आपके ख्याल में थोड़ी देर में जेल में बाहर आएंगे? हम भी उसकी बात करते हैं। तीसरा तबका है बिग बिजनेस। आप जैसे क्या क्या कहना चाहिए, कॉर्पोरेट गुरुज जो है, जी। वो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल लॉबी है, बिल्कुल। और जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी को। जी। आपने देखा नहीं कि आर्मी चीफ हमेशा बिजनेसमैन से मिलते हैं, कराची में जाके, लाहौर में आके, उनका ताल्लुक ही वहां से होता है। उनका अपना एक इंटरेस्ट जी, है, which is protected. तीसरा I mean, वो है। जी। ठीक है जी, तबका। चौथा, अब पाकिस्तान में ये जनरल ये मुशर्रफ के ज़माने से अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस जो है, वो भी एक पावरफुल एक्टर्स बन गए हैं। वो तो ये मैं आपको ये तबकात की लिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर पांचवा, मीडिया भी, चूंकि वो आज़ाद हो गया है बड़ी हद तक, प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, वो धड़ाधड़ क्लास देते हैं, उनको हर वक्त कंट्रोल की कोशिश होती है। तो ये सब पावर, 5-6 ये मेजर ग्रुप्स हैं। अब इनमें आर्मी, सिर्फ आर्मी के पास डंडा है, इससे ज्यादा पावरफुल है। बाकियों के पास उतना डंडा नहीं है, लेकिन बाकियों के पास ब्यूरोक्रेसी के पास रूल्स हैं, यू नो, दे कैन हाँ, दे कैन मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। Right. ठीक है ना। तो सवाल ये है कि अब इनको कौन कंट्रोल करता है? मेरे ख्याल से कोई एज सच, ये लोग कहते हैं जी अमेरिका कंट्रोल करता है, सऊदी अरेबिया कंट्रोल करता है, चाइना वो कर रहा है। ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, और वक्ती तौर पे वो बदलते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की स्टेट का झुकाव अमेरिका की तरफ है। मैं आपके वो जो आंसर है ना उसको कर रहा हूँ, वो जो क्वीन किंग वाला जो आपने सवाल पूछा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये अपनी पावर को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी ताकत को दबाम देने के लिए, ये बाहर से खुद के तरफ देखते हैं, आर्मी हो या जो पॉलिटिशियंस हो। अमेरिका को देखते हैं, सऊदी अरेबिया को देखते हैं, चाइना के साथ अब सीपेक ने किया, नवाज शरीफ ने पूरा काम। तो चुनाचे वाकया ये है कि कोई भी एक फॉरेन पावर नहीं है एज सच। मे बी आप ये कह सकते हैं कि जब कोल्ड वॉर थी तो अमेरिका का बहुत रोल था, क्योंकि यूएस के डॉलर्स आते थे, आर्म्स आते थे, तो फिर एक डायरेक्ट लिंकेज था। मुशर्रफ के ज़माने में वॉर ऑन टेरर थी, ज़िया-उल हक के ज़माने में अफगान वॉर थी, तो वहाँ पर एक डायरेक्ट अमेरिकन, जिसे कहना चाहिए, इंटरफेरेंस या फुटप्रिंट होता था। आजकल ऐसे हालात नहीं है। अब तो हम कहते हैं कि खुदा के लिए कोई हमें पैसे दे दे। देखो अभी देखे ना, वो पीटीआई वाले भी, वो रिचर्ड ग्रेनल, एक ट्रम्प ने पॉइंट किया, रोजाना उसकी खुशामदें कर रहे हैं। देखो सर क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, सर कुछ करें ना हमारा, और वो भी यही करते हैं। साहब आजकल तो अमेरिका और चाइना प्रॉब्ली दोनों की दोस्ती इंडिया से ज्यादा और पाकिस्तान से तकरीबन बड़े नहीं है ना, यही तो मसला है। और अमेरिका और चाइना की, देखिए ये जो मुल्क हैं सारे, दे वर्क ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? वो वर्ल्ड पावर है, वो कहता है कि मैं ठेकेदार हूँ, पुलिसमैन हूँ, एसएचओ हूँ दुनिया का, मेरा डंडा कायम रहे। चाइना एक राइजिंग पावर है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इट्स टेकिंग ओवर एवरीथिंग, इट्स गुड्स आर चीपर, इट्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इट्स कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज लोअर। वो कहते हैं हम दुनिया को इकोनॉमिकली कॉन्कर करें। ठीक है ना, ये, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई ख्याल ही नहीं है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, हम एक इकोनॉमिक पावर हाउस बने, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर अ वेरी resourceful country, despite the fact that we have the best people who work in Pakistan, who go outside, और वो क्या क्या कमाल करते हैं। आप तो खुद बाहर रहे हैं, कनाडा हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूएई हो, यूरोप हो, आप यू विल सी पाकिस्तानीज इन वेरी हाई पोजीशंस।
एक जमाना था डॉक्टर महबूबुल हक जो थे हमारे जी वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना दी यूएनडीपी में, जी पूरी दुनिया उसको यूज करती है। जी ठीक है ना। मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान में होता था तो उस वक्त बेचारों को ऊपर वो केस वो नैब के हुए होते सर, कि अभी तुमने आपने 4 बात की- पैसे क्यों खरीदी हैं। अभी आपने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाँ। में, एक ज़माना था 50-60s में, अगर आप उन डाटा उठा के देखें तो उसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान वाज एट अ हायर लेवल इन हायर पेस ऑफ डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू इंडिया। आज अगर आप इंडिया की डेवलपमेंट देखते हैं तो वो आसमान तोड़ है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो उन्होंने फॉल किया, कुछ और चीज़ों में उन्होंने फॉल किया, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया हैज़ फास्ट सरपास्ड पाकिस्तान। क्या हुआ? देखिए, एक तो ये बात है कि इंडिया की जो अप्रोच थी फॉर फर्स्ट फ्यू डेकेड्स वो थी एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसमें कि वो उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी, अपनी गाड़ियां खुद बनाते थे, जी। अपना उन्होंने इंडस्ट्रियल बेस बना रहे थे जी और उस वजह से कंजम्पशन इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं की, इसलिए उनका लो ग्रोथ रेट था, उसको कहा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट है। ये ठीक है ना। अभी आपने बात की हिंदू ग्रोथ रेट, या उसका आपको नाम पता है ये बात इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेसिस्ट बात है, नहीं कहनी चाहिए। I've heard this, but you know that's how it used to be referred in the 60s and the जी। 50s. मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ. It's ठीक not my Right, it's right. not my formulation. राइट तो वो कहते थे जी कि इंडियंस के बड़ा लो ग्रोथ रेट है और पाकिस्तान में ऊपर जा रहा था। क्या वजह थी कि पाकिस्तान का मॉडल ये था कि नो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जी, क्या वजह? इम्पोर्ट्स करें ठीक। और यूएस की जो एड है, बिकॉज पाकिस्तान कोल्ड वॉर में एलाई बन गया अमेरिका का ठीक 50 से, सीटो और सेंटो का हिस्सा बना। जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिकन डॉलर्स आने लगे, बहुत ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं अमेरिकन सपोर्ट थी और वो अयूब खान का दौर भी था। अयूब खान वॉज अ मॉडर्नाइजर और उसकी बहुत गलत बातें भी थी, लेकिन जो ठीक बात है वो ठीक बात है। उस ज़माने में तरबेला बना, मंगला डैम बना, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई और उस वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ऊपर जा रहा था कंपेयर टू इंडिया। लेकिन क्या हुआ कि वो एक ग्रोथ वॉज supported and supplanted by foreign aid. It was an aid-dependent economy. It was not a self-reliant economy. On the other hand, India was building steel mills. It was building, heavy industrial base, and it was educating its people. It was setting up IITs, world famous की जो आज के सारे CEOs लगे हुए हैं अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में, वो IITs के ग्रेजुएट्स हैं। देखिए, उन्होंने एक क्रिटिकल मास ऑफ मैनेजर्स, ऑफ थिंकर्स वो प्रोड्यूस किए, उनका हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहा है, तो हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ तो ये है कि आधे बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं इस वक्त, वो नोबडी रियली केयर्स, वो कहते हैं जी ठीक है गरीब लोग हैं पढ़े रहे। अब जो मैंने जिन तबकात का जिक्र किया है उनके अपने बच्चे तो पढ़ते हैं एलीट स्कूल्स में। आपने एचएसएन की बात की एलीट से, देखिए अब तो एचएसएन बहुत पीछे रह गया है। अब तो ऐसे ऐसे महंगे स्कूल्स आ चुके हैं लाहौर में, कराची में, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अनअफोर्डेबल, राइट, वो वहाँ पढ़ते हैं बिल्कुल बबल्स के अंदर। उसके बाद दे आर सेंट अब्रॉड, जनरल्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के, बिग बिजनेस के, सबके बच्चे बाहर हैं, बाहर पढ़ते हैं। दे गेट पासपोर्ट्स, नेशनैलिटीज, दे ऑल्सो हैव होम्स अब्रॉड, दे हैव इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, दे कम एंड गो। इफ समथिंग गॉड फॉरबिड हैपेंस टू पाकिस्तान, सबके प्राइवेट प्लेन्स भी हैं, सब वो लगेगा चार्टर प्लेन पे निकलेंगे, अपने कनाडा पहुंच जाएंगे, लंदन पहुंच जाएंगे, यूएस पहुंच जाएंगे, और ये इन्वेस्टेड नहीं है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एजुकेशन। तो गोइंग बैक टू अयूब्स इरा एंड गोइंग बैक टू पाकिस्तान, तो उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इत्तेफाक की बात है कि जियो पॉलिटिक्स हैज फेवर्ड अस। और उसके बाद क्या हुआ कि 9/11 हो गया। देखे ना, ये 9/11 वॉज अ ट्रेजेडी, लेकिन फ़ायदा माशाल्लाह पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लास थी उसको हुआ, क्योंकि अब अमेरिका को फिर ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि जी क्या चाहिए, क्या मांगता है। पहले वो दे वर नॉट गिविंग एनीथिंग टू पाकिस्तान। जब यहाँ पे बिल क्लिंटन आया था, उसने मुशर्रफ के साथ पिक्चर नहीं खिंचवाना गवारा की। He said, I will not be photographed with him. But जो ही 9/11 अब देखा जॉर्ज बुश बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में, दावतें हो रही हैं, मुशर्रफ की तारीफें हो रही हैं, वो भी फूले नहीं समा रहे। एक मिनट हाँ। इसमें थोड़ा सा एक इख्तिलाफ है। हाँ, आपने कहा कि जब 9/11 हुआ पाकिस्तान से कहा मांग क्या मांग, हम तो बहुत सस्ते बिक गए। मगर देखिए मैं आपको ये बताऊं कि वो उन्होंने कहा था either you are with us or against जी, us, बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स होना में ये जी है। जी 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 अब बात ये, we were always with them since Mr. Jinnah when he became the Governor So ये General of report Pakistan. आपके ही लिखे हुए
वो जो आपका TFT था, हाँ उसके अंदर रिपोर्ट थी कि मुशर्रफ ने पूछा था कि अगर हम अमेरिका को ना कर देते, हाँ हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू रेजिस्ट, और आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा था सर 1 घंटा 1.5 घंटा, जी बिल्कुल। और उसके बाद नहीं, कोई चारा नहीं था, राइट। कोई चारा। लेकिन देखिए, मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं कि वो चारा भी नहीं था। सुबह वहां से कौन लड़ता पागल, हमाकत सद्दाम ने किया था ना, क्या उसका हाल हो गया, खत्म हो गया। 7th फ्लीट अगर आके खड़ी हुआ था, हाँ, एक बिल्कुल, एयरक्राफ्ट बिल्कुल। कैरियर इज इनफ टू वाइप आउट पाकिस्तान एयरफोर्स। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ये सवाल भी ऐसे ही, ये तो रेटोरिकल गुफ्तगू हुई होगी। ये हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी मुशर्रफ ऐसे कर लेता वैसे कर लेता। पाकिस्तान की स्टेट फ्रॉम डे वन has been aligned with the west, has been in the western camp always। और हमारे गवर्नर जनरल फाउंडर जो है, फाउंडिंग फादर, उन्होंने खुद खत लिखा था अमेरिका को कि आप हमें एड दीजिए, हमें ज़रूरत है एड की, हम एक नया मुल्क है, हम वीक हैं, इंडिया हमारा बड़ा नेबर है, हमने तरक्की करनी है। बाद में भी उस खेतो सेंटो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो पैसे आना शुरू हो गए। लियाकत अली खान ने भी मांगा था, खतूत है, ये सारा कुछ और जो पेपर है। जो हम पढ़ते हैं मुगालता पाकिस्तान, जिसको जी। आपने मुगालता पाकिस्तान कहा है, उसके अंदर तो लिखा हुआ जी कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे एलाय थे, हमें बताया गया था जी कि हम गेन कर रहे थे, फिर कोई बैरूनी साजिश हुई हमारे खिलाफ। हाँ, सब झूठ है। देखिए जी, सब देखिए, साजिश वाजिश क्या होती है, अमेरिका अपने मकसद के लिए यूज करता है, वो मालिक को बड़ी पावर्स यही करती है, दुनिया में हर जगह हर मुल्क यही करता है। पाकिस्तानी ये समझती है कि आप किसी के साथ कोई बात करें तो आपका बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप हो गई है। राइट। ये फ्रेंडशिप नहीं होती, ये इंटरेस्ट बेस्ड अलायंसेस होते हैं। अभी आपको मुझसे काम है, ठीक। मुझे आपसे काम है, हमारी दोस्ती है, ठीक। हम गपशप करेंगे। अगर मुझसे आपका काम नहीं होगा, ये नेशंस वर्क लाइक दिस, तो मैं कहूँगा लेट मी गो टू अनदर पर्सन। सर अभी आपने एक बात की कि बड़े मुल्क छोटे मुल्क को यूज करते हैं, अमेरिका इंडिया को यूज करता है, अमेरिका पाकिस्तान यूज करता है। अमेरिका ने इंडिया को यूज करने की कोशिश की थी मनमोहन सिंह के दौर में। जी। मनमोहन सिंह मैनेज टू गेट अ बेटर डील आउट ऑफ द अमेरिकन्स देन पाकिस्तान एवर हैज। क्या वजह है कि मनमोहन सिंह इतने अच्छे काम कर चुके और हमारे उस जमाने के मुशर्रफ सब कुछ ना कर सके, हालांकि बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी मुशर्रफ की बुश के साथ। देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये बात है कि ये भी मैं चाहता हूँ, ये भी हमें मुगालता है पाकिस्तान की वजह से। हमें कहा गया कि इंडिया के साथ हर वक्त हमने रेस करनी है। देखिए, आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज मच बिगर, वाज ऑलवेज बिगर। 5 गुना नंबर वन, ठीक है। इंडिया वाज अ डेवलप्ड डेमोक्रेसी वे बिफोर यहाँ पे 70 का इलेक्शन। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, और क्या हुआ उस इलेक्शन में, मुल्क टूट गया। वाह वाह, ठीक है। सही कहा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच? ये आप अगर इसको पढ़ें साहब, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को छोड़ के चलेगी जी, आप सोचें वो चीजें कि हुई हैं। कैसी कैसी फिक्शनल बातें हैं। अच्छा, समझ ही नहीं आती। तो बात ये कि हमने तो अपने आप को अपने पे तवज्जो नहीं दी। हमारी तो जो एलीट्स थी, एलीट से मुराद वही, हमने 5 तबकात की बात की, वही सेगल्स बनाए गए 50-60 में, उनको गवर्नमेंट के लोन्स दिए गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, गवर्नमेंट की पेटनेज मिली, वो बिलियनर्स बन गए। फौजी थे, सिविल ब्यूरोक्रेट्स थे, और बेचारे पॉलिटिशियंस इधर कभी उनको लाते थे, निकालते थे, ये डंडे लगाते थे, कभी यूज करते थे। तो इन तबकात ने सारा कुछ अपने में रखा, लैंड ओनिंग क्लास, वो बीच में आ जाते थे। इन्होंने अवाम का, मुल्क का नहीं सोचा। इन्होंने ये नहीं कहा हमने पाकिस्तान को एक फंक्शनल मुल्क बनाना है, इसको एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी बनाना है, इसमें लोगों की जिंदगियां अपलिफ्ट करनी है। आज क्या वजह है, अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हो, उसके आधे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं वो स्कूल में नहीं है, उसकी आधी से ज्यादा आबादी को साफ पीने का पानी मयसर नहीं है, उसकी आधी से ज्यादा आबादी को सैनिटेशन मयसर नहीं है, उसकी 40% अवाम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लाइन के नीचे रह रही है, और वो कह रही है हम न्यूक्लियर नेशन है, हम इसको दांत खट्टे कर देंगे दुश्मन के, इंडिया को ये कर देंगे। ऐसी ऐसी तकरीरें हमारे करते हैं आर्मी वाले, सिविलियंस बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। भाई अपने मुल्क का हाल देखो, आधा मुल्क आपका बिलक रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती। आपको, इफ पाकिस्तान हैज टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड हैज टू बिकम अ वायबल फंक्शनल कंट्री, इट हैज टू, यू हैव टू इन्वेस्ट इन पीपल। और चाइना ने कैसे तरक्की की है, देखिए वही बात आ जाती है, बिकॉज हम यही इश्यूज में बात करें। चाइना 49 में, चाइना जो है मॉडर्न चाइना की जर्नी स्टार्ट हुई है। 70s तक चाइना एक गरीब मुल्क था, रूरल पॉवर्टी, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी। आप देखिए लेट 70s में फैसला किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, उन्होंने कहा हमने एक गोल रखना है, हमने अपलिफ्ट करना है अपनी कौम का फ्यूचर, और दे इनिशिएटेड ऑल मार्केट इकोनॉमी रिफॉर्म्स, वो ये, और
मैसिव इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है। वर्कर हेल्दी होगा, अच्छा काम करेगा, वर्कर स्किल्ड होगा, अच्छा पुर्जा बनाएगा, अच्छी प्रोडक्ट बनाएगा। मैसिव मैसिव इन्वेस्टमेंट। और आज उस इन्वेस्टमेंट की वजह से चाइना ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना ने वर्ल्ड जो है हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड अ थ्रेट टू द सिटिंग सोल सुपर पावर। सारी एंजाइटी जो आपने कहा, मैं मनमोहन की डील से आपसे बात कर रहा था, क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ा था हमसे, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने लोगों में, देखे ना आहिस्ता आहिस्ता उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान तो एलाइज हैं। यूएस ने मुकाबला करना है चाइना का, इंडिया उसका पार्टनर है यहाँ पे, पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पाकिस्तान तो डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर आर्म्स। उनको पता है अमेरिकन को, बल्कि हमने अमेरिकन और चाइनीज की बातचीत कराई थी किसिंजर और भुट्टो साहब के जमाने में, राइट। सो बात यह कि वो कभी भी ये नहीं हमारी तरफ वो हमें सिविलियन न्यूक्लियर डील देते, उन्होंने अपने इंडिया को अपना लाडला छोड़ लिया और अब वो उनका पक्का पार्टनर है। ठीक है, हम जाके कहते हैं जी याद करो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या मोहब्बत में बातें कही थी, क्या वो कस्में, वो वादे, खून बहाया, हमारे लोग मरे। वो कहते हैं वेल यू नो यू गॉट मनी फॉर दैट, राइट, वी गेव यू $30 billion इन द ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर। ये वो $30 billion वॉच हमने खा पी के बराबर कर दी। देखिए खा पी का, अच्छा मैं दूसरी बात ये कहूँ कि आपने वो कहा कि मुशर्रफ के जमाने में, कि देखिए मुशर्रफ के जमाने में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, मॉडल उसका अच्छा नहीं था, कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी। शौकत अजीज टाइप बैंकर्स प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये लोन्स और ये कंज्यूमर इकोनॉमी, क्रेडिट कार्ड, तो एक बूम तो आया, 6% 7% तक ग्रोथ रेट पहुंची पाकिस्तान में। उसकी वजह से एक मिडिल क्लास एक्सपैंड हुई। आज पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो इस खित्ते में सबसे बड़ी मिडिल क्लास है। ये हम भूल जाते हैं, एक जमाना था हमारी मिडिल क्लास बहुत छोटी होती थी, इंडिया की बड़ी होती थी इन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जाहिर बात अभी भी हमसे बहुत बड़ी है, बिकॉज वो एक 1.34 और 1.4 बिलियन, जी बिल्कुल। तो वो हुई, वो उसके सम्राट आए, टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट हुई, मीडिया डीरेगुलेट हुआ, बैंकिंग सेक्टर एक्सपैंड हुआ, जो चीजें हुई वो हुई। ये हमें उसको मतलब हर चीज में ये कि मुशर्रफ चूंकि डिक्टेटर था, पाकिस्तानी पुश्ड हिम आउट ऑफ पावर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जो चीजें उसके जमाने में कुछ बेहतर हुई, लोकल गवर्नमेंट का निजाम लेकर आया, पुलिस को रिफॉर्म करने की कोशिश की वगैरह वगैरह, ये हम भूल जाते हैं। और ये जो उसकी मुनासिब बातें थी, उसका प्रॉब्लम वही हो गया जो हर डिक्टेटर को होता है कि पावर में, कुर्सी में कैसे चमटे रहूं, राइट। ये नहीं कि मैं हर चौधरियों से हाथ मिला लूं, अपनी कई बातों को भुला दूं, डंडे लगाऊं, कोर्ट्स को मैनिपुलेट करूं, इमरजेंसी लगा दूं। ही बिकेम डेस्परेट फॉर पावर लाइक ऑल डिक्टेटर्स, ठीक है ना। तो वो मसला हुआ। लेकिन coming back to India versus Pakistan and China, so the thing is that all countries in the world today, जो एग्जाम्पल्स हैं, आप एडवांस नॉर्थ को भूल जाइए ना, कनाडा शनाडा, ये तो हमारी लीग, हम उनकी लीग में नहीं है। आप वियतनाम को देखें, ठीक है, रिकवरिंग फ्रॉम द मोस्ट ब्रूटल टेरेबल वॉर विच किल्ड मिलियंस ऑफ वियतनामीज, जी ठीक है ना, तबाह हो गया वो मुल्क, कैसे वो राइज करके एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन गया। मलेशिया, आई एम श्योर यू नो कि चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वियतनाम के अंदर, पोर्ट डेवलपमेंट के अंदर, पोर्ट ओनरशिप के अंदर। लेकिन खुद वियतनामीज में तो कुछ कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो होता है कि अमेरिका आजा, सीपैक आजा, सऊदी अंकल एमबीएस पैसे लगा दो, $100 अरब की रोज प्रोमिस कर रहे हैं। वो जी सऊदी $100 अरब यहाँ पे डाल रहे हैं, कहाँ है? 1 मिलियन नहीं अभी तक आया। उसके वजह कि कोई क्यों यहाँ इन्वेस्ट करेगा? यू सी, वी हैव टू फिक्स आवरसेल्व्स। Vietnamese fixed themselves. They brought in reforms. उन्होंने अपनी सिविल सर्विस को ठीक किया। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क को तरक्की की शाहराह पे डालना है, चाइना की तरह। साउथ कोरिया ने कहा, हमसे गरीब था, क्लीशे है पाकिस्तान में कि जी साउथ कोरिया का 5 ईयर प्लान था, हमारा भी था, वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। उन्होंने भी फैसला किया, उन्होंने कहा हमने अपने आप को गुर्बत से निकालना है। उन्होंने अपनी सिविल सर्विस को ठीक किया, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को लीड किया कि इस सेक्टर में पैसे डालो। यहाँ तो ये होता है कि जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, मैं जाता हूँ, आप कहते हैं आओ पाजी सा डील करिए, 500 ਤੁਹਾਡੇ 500 मेरे, बाकी ऐसी लाने हैं, मैंने लोन दो, ठीक है। दिस इज हाउ आर अनफॉर्चुनेटली आर कैपिटल एक्यूमुलेशन इज वर्क। इट इज करप्शन रूटेड है उसके अंदर। सो
साउथ कोरिया का मैंने एग्जाम्पल, मलेशिया, मलेशिया was a poor country. Today Malaysia, if you've been to Malaysia, I've been to Malaysia many times. It's an advanced country. Of course. The infrastructure, the quality of life, the wages, high-end production, Singapore, Thailand, ये सारे ममालिक हमारे सामने हैं, ये अभी डेवलप हुआ है. While we were struggling कि यहाँ पे वो कोड़े लगाता जनरल ज़ियाउल हक पीपीपी के जेलों को, और वो रोज आके तकरीरें करता मैं इस्लाम का किला बना दिया है और मैं मामा हूँ, ठेकेदार हूँ इस्लाम का. दुनिया तरक्की करी थी, चाइना रिफॉर्म कर रहा था, साउथ कोरिया रिफॉर्म कर रहा था, वो लोग आगे निकल रहे थे. यहाँ पे इधर इस्लामाइजेशन का ये एक सवाल पूछना पड़ेगा मुझे आपसे, क्या पाकिस्तान इस्लाम का किला नहीं है? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है. उसकी वजह है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो देखिए बहुत अरसे तक इंडोनेशिया और इंडिया में ज्यादा मुसलमान थे, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने मुल्क बनाया मजहब के नाम पे, और फिर उसका चूरन बेचा लोगों को. आपको पता ना, चूरन तो बेचना होता है हर एक को, XYZ को. यानी कि शुरू से हो गया, मतलब जिन्ना साहब बेचारे वो तो दोनों तरफ वो कहते थे, मॉडर्न भी थे, वो इस्लामिस्ट को भी साथ लेके चलना चाह रहे थे. उसके बाद देखिए लियाकत अली खान खुद एक लिबरल मॉडर्न मुस्लिम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ले आए. उसके बाद हर कोई यहाँ पे तकरीर करता है. वो फिर 74 में भुट्टो साहब जो कि यहाँ पे लाहौर में उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा मैं शराब पीता हूँ, अवाम का खून नहीं पीता, और अहमदियों को डिक्लेयर कर दिया नॉन मुस्लिम. दुनिया की कोई पार्लियामेंट ऐसा नहीं किया. देयर इज नो एग्जांपल, यू नो, आई हैव ट्राइड टू लुक. मैंने कहा कोई पार्लियामेंट मिल जाए जिसने के लोगों के कहा कि तेरा मजहब ये है, ये नहीं है. नॉनसेंस. अच्छा, देन आप देखिए, आज भी देखिए, आज वो जो जिनका आपने जिक्र किया जेल में हमारे हैंडसम हीरो हैं, वो इस्लामिक टच का कार्ड खेल खेल के वो वहां से भी जिहाद कर रहे हैं. वो क्या इया काना बुदू व इया काना स्टाइन और ये, और वो उनकी बेगम जो है माशाल्लाह वो पूरी एक इस्लामी शायर, और क्या उसे बोलते हैं, बुरका नहीं, बुरका भी, और वो जो उनकी जो डिस्कोर्स है वो सारा है इस्लामिस्ट के जैसे. यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट जो है वो एक कुफार है जिनको डिफीट करना है. केपी से मोमिनों ने आके ऐसी बात वो करे. अच्छा, लेकिन जो पावर में बैठे हुए हैं वो भी कम नहीं है. इन्हीं नवाज शरीफ के दौर में ब्लास्फेमी लॉज को स्ट्रेंथन किया गया. यही नवाज शरीफ जो है ब्लास्फेमी वो मजहब कार्ड खेलते थे, और अभी भी उसका मजहब कार्ड का जवाब मजहब कार्ड से आता है. ये नहीं आता कि कोई खड़ा होकर कहे स्टॉप दिस नॉनसेंस, इस मुल्क में मजीद फिरका वारियत मत पैदा करो, डोंट डिवाइड द पीपल, डोंट फूल पीपल. लोगों का पेट जो है वो मजहबी चूरन से नहीं भरेगा, जॉब से भरेगा, तालीम से भरेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भरेगा. मगर साहब ये तो सब कॉन्टिनेंट का इशू लगता है कि मजहब का चूरन इंडिया में बेचा जाता है. बिल्कुल. मुसलमानों को मुसलमानों से वोट लिए दिलवाए जाते हैं. कांग्रेस हैज बीन प्लेइंग द कार्ड फॉर मजहब फॉर मुस्लिम्स एंड देयर इस्लामिक पार्टीज देयर टू. इनफैक्ट एक बात ये भी है कि मोदी जी भी एक कार्ड खेल रहे हैं मजहब का, व्हिच इज वेरी डेंजरस. देखिए उस्मान, मेरी बात सुने. हमने एक उनसे आज़ादी ली 47 में. हमने कहा कि वो माइनॉरिटीज़ को हमारा ख्याल नहीं करेंगे. आए हाय हम तो मर जाएंगे, मुसलमानों का तो बड़ा बुरा हाल होगा, रिक्शा चलाएंगे, गुर्बत में पिसेंगे, ठीक है, इसलिए हम अलग मुल्क बना रहे. तो देन वी मस्ट बी डिफरेंट, वी शुड बी डिफरेंट. तो अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं वहां पर, मोदी जी अगर हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, तो व्हाई डू वी हैव टू प्ले इस्लाम कार्ड? वी शुड नॉट प्ले द इस्लाम. हाँ, तो मैं तो पहली बात आपसे ये कह रहा हूँ. दूसरी बात ये कि मोदी की अपील सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है. मोदी की असल अपील ये है कि वो मिडिल क्लास जो है, एक होती है एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, यानी कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पास एक मोटर बाइक है. पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं, मेरे पास एक मोटर बाइक है, मेरे 2 छोटे बच्चे, उनको मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहता हूँ आपकी तरह, ताकि अपना लाइक फाइक बने. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपनी छत हो, ठीक है, मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड हो, मैं अपने बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाऊँ. इसको बोलते हैं एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, जो कि अपनी मोबिलिटी चाहते हैं. मोदी ने गुजरात का मॉडल दिया, उससे लोगों को ये चूरन भी लगाया. ये बड़ा चूरन है. वो ये कहता है मैं आपकी इकोनॉमिक लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा. उनको दिखाई देता है कि गुजरात में ये रिफॉर्म जो हुआ है, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास उसके साथ है. यही वजह कि उसको तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है. और वो सिर्फ हिंदुत्व नहीं है. मैंने इसको बहुत सोचा है, बहुत लोगों से बात की है, पढ़ा भी है, इंडियन फ्रेंड्स से बात की है, जर्नलिस्ट से, एकेडमिक्स से, राइटर्स से, आम मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ इंडिया में बहुत सारे. और मैं ये समझा हूँ, इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये सिर्फ रिलीजन कार्ड नहीं है,
इट्स अ गुड नारा, गांधी जी ने भी यूज किया था बाय द वे, गांधी जी ने भी खूब मजहब का जो है टीका लगाया था, गांधी जी ने कास्ट सिस्टम भी यूज किया था, कास्ट भी किया जी। था, बट मोर इम्पोर्टेंट राम राज और ये जी, और वो, बिल्कुल। इस तरह की लिंगो जो थी वो रिलीजियस इडियम था। उसी के रिस्पॉन्स में फिर जिन्ना साहब ने भी वो कहा कि हमें ये इडियम जो है उसको, क्योंकि आपको पॉपुलर देखिए, हमारे लोगों के मजहब एक रियलिटी है हमारे घरों में, हमारी एवरीडे लाइफ्स में, यहाँ हो, हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, ठीक है ना, हर जगह, और श्रीलंका में, साउथ एशिया में, ये एक प्राइवेट पर्सनल स्पेस, फैमिली स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्यों ना हो, हमारा अकीदा है, हम मानते हैं जो जो जिसका जो मजहब है, लेकिन उसको पब्लिक स्फेयर में यूज करना फॉर वोट्स, वो खतरनाक मसला बन जाता है। उस खतरनाक मसले की वजह से 47 में खून की होली खेली गई, मिलियंस वर अपरूटेड। हाँ, दुनिया हॉलोकॉस्ट की बात करती है, हमारे यहाँ एक हॉलोकॉस्ट हुआ। फिर हमने उसको, उसी चूरन को हमने यूज किया, बंगालियों को कहा कि तुम भी भाई हो मुसलमान, हम भी भाई हो मुसलमान, आओ इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने कहा ना पाई जी, सानू राइट्स दो, गिव अस आवर राइट्स, गिव अस आवर जॉब्स, गिव अस आवर मनी, डोंट ट्रीट अस एज अ कॉलोनी। दे टुक लिबरेशन एज द पाथ, ठीक है। और उसके बाद एक और ब्लडशेड हुआ। ये दो मेजर ब्लडशेड्स हुए 20th सेंचुरी में। हमने उनसे कुछ नहीं सीखा, ठीक है ना। हमने ये नहीं सीखा कि नेशन बिल्डिंग जो होती है वो होती है कि जब आप लोगों को खुशहाल करें, लोगों के पास नौकरियां हो, तालीम हो, अच्छे जिंदगी का ख्वाब हो, अच्छी एस्पिरेशंस हो, हेल्थ में वो जाए, उनको दवाई टीका चाहिए, उनको डॉक्टर दस्तियाब हो, उनको अच्छी सड़क दस्तियाब हो, साफ पीने का पानी ना हो। कि अब देखिए पाकिस्तान में हर घर में बोतलों, ये नेस्ले वेस्ले का पानी इस्तेमाल होता है। अगर आपके एडवर्टाइजर तो काट दीजिएगा। तो मतलब व्हाई शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन अ मल्टीनेशनल टू ड्रिंक सिंपल थिंग एज वाटर। आप बाहर रहे हैं, सबसे बड़ा कल्चर शॉक जब आप यहां से जाते हैं, आपको होता है कि आप नल खोलते हैं और आप उससे पानी पीते हैं, आप कहते हैं ओ माय गॉड। मैं जब शुरू में गया अमेरिका, तो मैं 3-4 बार तो मुझे लगा कि मैंने ये पानी पी लिया, मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कॉलरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, कुछ और मसला बन जाएगा। वहां पे उन्होंने ये बेसिक चीजें हैं यार, ये कोई मतलब लग्जरी नहीं है कि बेंटले मांग रहे हैं लोग, या लोग कह रहे हैं मुझे हाई वेजेस दे दो सिंगापुर वाली। ये बेसिक काम है, साफ पानी पीने का पानी। साहब, यू रियलाइज कि पाकिस्तान के अंदर साफ हवा लेने के लिए आई नीड टू हैव 2 or 3 एयर प्योरीफायर्स। बताइए। नॉट ओनली दैट, हाँ, उन पे जो बिजली लगती है उस बिजली के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपनी हवा के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ। बिल्कुल। आप पानी की बात करें, यहाँ तो बंदे को हवा साफ नहीं मिलती। जी बिल्कुल। तो ये किसने किया? ये हमारी, बिकॉज लैक ऑफ कमिटमेंट टू पीपल। पीपल आर नॉट द कमिटमेंट। गोइंग बैक टू आवर अर्लियर पॉइंट, कि जब तक पीपल आर नॉट मेड अ प्रायोरिटी। एक जमाना था, मैं समझता हूँ भुट्टो साहब का जो दौर था 72 to 77, एटलीस्ट उनकी एक कंसर्टेड पॉलिसी थी। मेड अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, like this Ahmadiyya declaration of non-Muslims, like picking up his opponents, jailing them, crushing the media. But उन्होंने जहाँ पे अच्छे काम किए, कि उनको यह था कि पाकिस्तान जो है उसके अवाम, लेबर, वर्किंग क्लास को, पेजेंट्स को, ये अभी 2 मरला स्कीम, 3 मरला स्कीम ज़मीनें जो हैं, ये अभी तक उनके भुट्टो के ज़माने की चल रही हैं। वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक उनका काम था। उसके बाद से आई रियली हैवंट सीन। थोड़ी बहुत कोशिश स्टार्ट की बेनज़ीर भुट्टो ने, शी वाज नॉट गिवन अ चांस। नवाज शरीफ का मॉडल फर्क है, वो ये कहता है कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ करो और वो ट्रिकल डाउन होगी, सड़कें बनाओ, ब्रिज बनाओ, पुल बनाओ, टैक्सियां दो, लोन्स दो, जो भी ये करते हैं शरीफ मॉडल्स। बट उसकी ट्रिकल डाउन बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। सब इंडिया का पर्सपेक्टिव हमारे बारे में एक काफ़ी हद तक ये है कि हम एक्सट्रीमिस्ट नेशन है। बहुत सारा इंडियन मीडिया और इंडिया आउटपुट देखता है जी कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है। काफ़ी साल हो गए कि पाकिस्तान ने कोई टेररिस्ट अटैक नहीं किया इंडिया पे। कोई उम्मीद है कि ये सीन बदलेगा, या अभी तक उनको बॉम्बे याद है और उनको बाकी सब याद है जो हरकतें थी पाकिस्तान? देखिए, अब बात ये है कि मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का दिल तो करता होगा कि चले एक और जत्था भेजते हैं जिहादियों का, जाके श्रीनगर को लिबरेट कराएं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, पिछली बार बड़ी बार पड़ी। ठीक है, या दिल तो करता होगा कि जाके थोड़ा दंगा करे, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें तो माहिर हैं हम। लेकिन मसला ये हुआ है कि जब से अफगानिस्तान से इंटरेस्ट हटा, पाकिस्तान की वो मोहब्बत और प्रोटेक्शन जो थी वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो नहीं रही। इसलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है, उसके तहत पाकिस्तान को इतना स्क्वीज किया गया है
कि उसकी आपको पता है कि कितनी 31 कंडीशंस थी, और बाकी बहुत सारे मुल्क है, इवन यूके वायलेट्स एफएटीएफ की कुछ एक दो कंडीशन, मनी लॉन्ड्रिंग। UAE has been known to जी, violate. मतलब यूएई तो चले देखे ना, वो भी उनके पास भी कैश बहुत है, अच्छा, ठीक है पैसा ना, बड़ा है। कैश हो तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते, यू कैन राइट अवे विद मर्डर। हमारे यहाँ एक लिबरल हमारे एक लीडर थे, शहीद मैं उन्हें कहूंगा, सलमान तासीर जी, कल ठीक है, उनकी बरसी थी, बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। अभी सलमान तासीर साहब का जो मर्डरर था, आई वुड कॉल हिम मर्डरर, जी सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। इसी तरह इंडिया में अजमेर में दरगाह में बॉम्बिंग हुई, जब उनके सस्पेक्ट छूटे उनको भी सेलिब्रेट किया गया। क्या चक्कर है कि रिलीजन का एक्सट्रीमिज्म दोनों मुल्कों में सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, मैं फिर से आपको ये बात कहूंगा कि इंडिया में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, लिंचिंग्स, मॉब लिंचिंग्स, मुस्लिम्स के अटैक्स। इंडियंस तो कहते हैं पाकिस्तानी भी ये कर रहे हैं। अच्छा, मगर वो स्केल जो है आप उसको कंपेयर करें, कंपेयर टू द स्केल इन पाकिस्तान, और ये कब से हो रहा है। इंडिया में अभी हुआ है, ये 10 साल में ज्यादा शिद्दत आई है। मोदी की वो जो बीजेपी की जो एक्सट्रीम विंग्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर सियासत करते हैं। बीफ का गोश्त जा रहा है, पकड़ के मार दिया, या उनको जेल में डाल दिया, या उनको डंडे मारे, लहू लुहान कर दिया, ट्रेन में आया उसको जोते मार दिया। हमारे यहाँ तो सिस्टेमिक लीगल एक्सक्लूजन है। जी, इंडिया में तो मनमोहन सिंह हिंदू नहीं था, वो सिख था, वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर बना, 2 टर्म्स किए। अबुल कलाम जो था मुसलमान खानदान से था, जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, जी। ठीक है ना। ये मोदी जी के जमाने में जरा ये वो हिंदू, इंडिया में तो कोई पाबंदी नहीं है, आप पारसी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। इन पाकिस्तान यू कैनॉट बी होल्ड द ऑफिस ऑफ आइदर द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर अगर आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपकी जो ओथ है, पहली तो ये बात है। आपने इस आदमी कादरी का जिक्र किया, तो आप देखें कि कादरी का के ऊपर फूल किसने बरसाए। अगर तो देखिए कोई देहाती लोग आ जाते, उनको बताया था कि जी वो ब्लास्फेमी का चक्कर था। ये पढ़े लिखे वकला, लॉयर्स, वो उसको अपना हीरो मान रहे थे, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। बार काउंसिल्स के अंदर आप जाएं तो मैंने खुद देखी है पोस्टर्स, मुमताज कादरी के शहीद, उसका मकबरा बन गया है उधर। आप मुझे बताएं कि क्या मॉब लिंचर्स वाले जो है इंडिया में, उनके कितने मंदिर बने हैं वहां पर। आई डोंट नो। एक को सेलिब्रेट किया था, एक मिनिस्टर गया था, झंडे में लपेटा था, तो इंडिया में बहुत तनकीद की थी ऑपोजिशन पार्टी में। यहाँ की ऑपोजिशन ने तो टेप लगाई हुई थी, हत्ता कि तासीर की अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त पावर में थी, उसने कहा कि उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। इस पंजाब पुलिस ने एक इंक्वायरी नहीं की कि वो जो एलीट फोर्स के अंदर ये बंदा रिक्रूट कैसे हुआ, ये प्लानिंग कर रहा था, इसका बॉस क्यों नहीं इसको चेक कर रहा था, इसकी स्क्रीनिंग हुई कि नहीं, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। नो, नथिंग। ये हर जुम्मे की नमाज जो होती है उसकी दुआ, अब तो मुझे नहीं जो है मालूम, लेकिन कम से कम मैं बचपन में तो बाकायदगी से मस्जिद में जाता था जुम्मे की नमाज पढ़ने, और जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवी साहब होते थे वो सारी दुआएं शायद करते थे, पाकिस्तान को ये हो जाए, तरक्की हो जाए। उसके बाद वो कहते थे कि या अल्लाह इजराइल को नीस्तो नाबूद कर दे, या अल्लाह इंडिया को नीस्तो नाबूद कर दे। आपके नेबरहुड में वो नीस्तो नाबूद होगा, मलबा सारा थे आ जाएगा। मतलब जस्ट इमेजिन कि हाउ इरैशनल इट इज। तो जब आप ये चीज हर जुम्मे को सुनने वाला, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, उसके ज़हन में जाते हैं कि ये यहूदी और यहूद और हनूद साजिश कर रहे हैं, ये इस्लाम का किला है और उनको तबाह करना हमारा मिशन है, गज़वा हिंद करना हमारा मिशन है, इजराइल पे बम मारना, मिसाइल मारना हमारा हमला। तो फिर कैसी कौम आप बना रहे हैं? यही बनेगा ना। तो इसलिए एक्सट्रीमिज्म, और मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मोदी इंडिया में जो मर्जी कर रहा है वो उसका और इंडियंस का मामला है। दे विल होल्ड हिम टू अकाउंट, दे विल थ्रो हिम आउट ऑफ द इलेक्शन और एम्ब्रेस हिम एंड बिकम मोर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना। और वो जो मुसलमान वहां रह गए ना, आज बड़ी याद आ रही है पाकिस्तानियों को, हम उनको छोड़कर आ गए थे। हमने कहा था कि जी आप तो वहीं फिर रहे ना, तुम नहीं यहाँ पे आ रहे, हमने उनको वहां पे छोड़ दिया। वो हमारी वजह से पिस रहे हैं, क्योंकि हमने एक अलग मुल्क ले लिया। वी वर द प्रिविलेज्ड वंस। यहां से लोग माइग्रेट करके आए, उनको जॉब्स मिली, जो सेक्शन ऑफिसर था वो डिप्टी सेक्रेटरी बन गया, जो एक क्लर्क था वो अफसर बन गया, जो वहां से आया छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बन गया, वो वहां पे रह गए, रेडी वाले, रिक्शा वाले। मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स आर वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास सारी यहाँ आ गई। और उन्होंने कहा कि जी हम एक मुसलमानों का मुल्क बनाने, तो आधे मुसलमान थे, ज्यादा तो वहां रह गए थे जी। तो हमने अगर उनका हमें ख्याल होता ना, तो हम इंडिया से लड़ाई झगड़ा ना करते। हम 3 जंगें जाके ना, तीनों जंगें हमने स्टार्ट की, 48, 65, करगिल
and 71 we started killing our own brothers and sisters in Bengal, East Bengal, और फिर वो इंडिया बीच में घुसाया, उससे फायदा उठाया. हमने, अगर हमें ख्याल होता तो हम इंडिया से पीस करते हैं, जो कायदे आज़म ने कहा था कि यूएस कनाडा की तरह ताल्लुकात होते तो फिर हमारा पीस होता, तो ये आज इंडियन मुस्लिम का हाल ना होता. इसलिए मोदी की गलती है, वीएचपी की गलती जो भी है वो उनका मामला है. हमें अपने घर पे तवज्जो देनी है. हमने ये नहीं कहता कि लुक एट देम, वी आर सो मच बेटर, ओ जी जिन्ना साहब मेड आवर कंट्री, वी आर सो लकी. ऐसी बातें हमने सुनी होगी ड्राइंग रूम्स में, ऑपर्स में, लोग बातें करते, जी शुक्र है जी हम 80 उठे नहीं रह रहे, वहां पे जी मोदी बड़ा ऐसा है वैसा है. तो हमारे यहाँ जो टायरेंट्स है, अगर आप डेटा भी उठा के देखिए, आप सामर रिपोर्ट देखें जो मनमोहन सिंह साहब के जमाने में आई थी, भी रिसेंटली अजीज प्रेमजी रिपोर्ट आई है अबाउट द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, कोई ज्यादा अच्छे फिगर्स तो नहीं है. उस्मान बिल्कुल अच्छे फिगर्स नहीं क्या है. वजह है कि इंडिया में आज भी मुसलमान जो है वो गरीब है, आज भी इंडिया का मुसलमान जो है वो एजुकेशन नहीं हासिल, चक्कर क्या है? नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ बायस. It's a persecuted minority. There's no question about that. Muslims are a persecuted minority. Yes, in India, it's the largest minority, and it's the largest minority in the world if you look at the numbers in terms of millions, right? And they're persecuted. That's a reality. Number one. Number two, they're also fossilized. I've been to India many times. I've written a book on Delhi. They are fossilized in some olden age. They haven't really progressed. They haven't educated themselves as much. Although उनका literacy rate पाकिस्तानियों से ज्यादा है, जी बिल्कुल, माइंड यू, लेकिन वहां पे उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मैसर, वहां की गवर्नमेंट उसको वोट बैंक के लिए यूज करती है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम उनके साथ कांस्टेंट फड्डे में रहते हैं. हम जाके मुंबई अटैक करते हैं, लाइव टीवी के ऊपर हमारे लड़के यहाँ से जाते हैं और वो जाके बॉम्बे में 2 दिन खून की होली मचाते हैं, होटल्स को टारगेट करते हैं, किलिंग्स करते हैं, रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं. वो लाइव देख रहा है इंडिया. आपके ख्याल से कि वो देखकर तो वो क्या मुसलमानों को गले लगाएंगे? आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट रैशनली. यहां पे फर्ज कीजिए, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि एक हिंदू ग्रुप, ठीक है ना, आ जाए और वो लाहौर में खुदा ना खास्ता या कराची में उसको हॉस्टेज बनाए और टेररिज्म हो और वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा, तो आपके ख्याल से यहाँ पे क्या होगा? या तो बड़ी छोटी सी, वो ऑलरेडी उनको कुट के हमने जो है वो तबाही फेरी हुई है. तो ये बातें वी कैन नॉट एब्सॉल्व आवरसेल्व्स, राइट? We feel for them, right? Solidarity is there, but if we really want solidarity, we must work for peace with India, to care for those, ताकि हम उस पोजीशन में आए कि हम उसके ऊपर कोई डायलॉग कर सकें. हम इंडिया से डायलॉग करने की पोजीशन में नहीं है अभी, तो नहीं है ना. इंडिया बात ही नहीं करता. वो कहता है आप टेररिज्म के आप टेररिज्म करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं. देखिए ना पठानकोट हुआ अभी, ये जो 2 टेरर इंसिडेंट्स हुए, फिर वो जो एयरफोर्स वाला सारा एग्जैक्टली वो चक्कर हुआ. उसके बाद हम हमारी तरफ से, और अब प्रॉब्लम ये कि मोदी इज आल्सो बेलिजरेंट. ही इज वेरी एग्रेसिव अबाउट पाकिस्तान. या ही डजंट वांट टू, ही सेज व्हाई शुड आई टॉक टू पाकिस्तान? He doesn't need to talk to Pakistan. I mean, there's a divided opinion in India also. Some people say he should. Okay. It makes a lot of sense to. मगर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है. जी, जो हॉक्स है, हॉक्स कहते हैं छोड़ो जी, क्या जरूरत है, वी आर डूइंग सो वेल, हम तो आगे निकल रहे हैं. लेकिन बात करनी क्यों जरूरी है? नंबर 1, थिंग्स लाइक क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन है. हमारी, आप देखें लाहौर की स्मॉग की, आप एयर प्योरीफायर्स की बात कर रहे थे, तो जब तक हम इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? हमारे रिवर्स, हमारे बॉर्डर्स, हमारी हवा, हमारे ग्लेशियर्स, हमारे माउंटेन्स आर कॉमन. दे डोंट फॉलो दिस 1947 रैडक्लिफ कमीशन अवार्ड. वो एक नेचर है. सो वी हैव टू, अगर हमें अपनी एनवायरनमेंट को बचाना है, क्लाइमेट के लिए आगे काम करना है, अपनी जनरेशंस को बचाना है, तो वी हैव टू टॉक टू इंडिया. वी हैव टू कोऑपरेट एंड फाइंड सम वे टू मेक इट हैपन. सर, अभी आपने बात की थी पाकिस्तान के, लाइक अभी आपने मेंशन किया था पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज. क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज खत्म हो जाए या उनको ऑफ द बुक्स या उनको मॉडिफाई कर दिया जाए? कोई चांस है इस चीज का? नन, नेक्स्ट टू नील. उसकी वजह ये है कि कोई भी कानून बनने से या उसको अमेंड करने के लिए आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है, किसी किस्म की पब्लिक ओपिनियन चाहिए होता है. आप मुझे बताएं, आप खुद भी माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, आपके ख्याल से हम 50 लोगों के या 500 या 5000 के अलावा कितने लोग हैं जो उसका सपोर्ट दें? वो तो कहेंगे, वो तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे हमला करेंगी. इंडिया के अंदर नेहरू साहब आए,
नेहरू साहब ने लैंड रिफॉर्म्स किए और फॉरेन फ्यूडलिस्ट को खत्म कर दिया। पाकिस्तान में फ्यूडल्स स्टेड ऑन, इनफैक्ट कोई ऐसे मेजर लैंड रिफॉर्म कुछ आए भी वो रिवर्स हो गए, क्या चक्कर है ये? आज पाकिस्तान की रूलिंग क्लासेस ये चाहें कि उन्होंने इस मुल्क को बदलना है, वो बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विल ही नहीं है। वो हर कोई आता है अपने अपने चक्कर में होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे फलाना हो जाए, मैं पावर में रह लूँ, मेरे जो है पैसे बना लूँ अपने रेनी डे के लिए, और उसके बाद सब भूल भुला के खत्म। साहब एक प्रोपेगेंडा और एक रियलिटी है। लाइक मुझे लोगों ने, खासकर मेरे इंडियन फ्रेंड्स, मुझे ताने मारते रहते हैं, भाई यू लिविंग इन अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। रियलिटी क्या है? इज रियली पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट या कोई होप है, कोई चांस है बेहतर होने का? देखिए ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, फेल्ड स्टेट, फेलिंग स्टेट, नियर फेल्ड, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, इट्स कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, हाउ दे व्यू द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, एक जमाना था उन्होंने एक इंडेक्स भी बनाते थे, फेल्ड स्टेट्स इंडेक्स की, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कहीं रखा हुआ था। देखिए मैं पाकिस्तान को बिल्कुल फेल्ड स्टेट नहीं कहूंगा, आपके इंडियन फ्रेंड्स को पसंद आए कि ना आए, पाकिस्तान एक व्हाट यू कैन कॉल पाकिस्तान इज अ डिसफंक्शनल स्टेट। ठीक है ना, डिसफंक्शनल से मुराद ये कि इट इज नॉट फंक्शनिंग टू इट्स कैपेसिटी, इट इज नॉट अलाइंड विद द नीड्स ऑफ इट्स पीपल। जो उसके अवाम है, स्टेट लोगों के बगैर कुछ नहीं होती। हमारा डेफिनेशन है कि जी स्टेट होती है मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, लेकिन अवाम कहाँ है? असल जो स्टेक होल्डर और जो असल स्टेट के ओनर्स होते हैं वो अवाम होते हैं। यही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इफ स्टेट इज नॉट अलाइंड विद पीपल्स aspirations, people want development, prosperity, welfare, progress. State wants danda, control, इस तरह की पॉलिसी। यानी कि लोग कुछ और चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये फेल्ड स्टेट का बड़ा मंत्र होता था, आपको याद होगा 90s में तो बहुत ज्यादा था जी कि मर गए, लुट गए। देखिए 2008 में पीपीपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है ना, उससे, और पीपीपी की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कैश ट्रांसफर्स प्रोग्राम। ठीक है, कि हमने गरीब लोगों को टारगेट करके उनके घरों में जो औरतें हैं उनको कैश देना है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, या एक स्टैंडर्ड पॉवर्टी जो ऑफिशियली पुअर है। अब लोगों ने कहा ये कैसे होगा, यहाँ तो बड़ी करप्शन होती है, यहाँ तो पैसे जाया हो जाएंगे। अब यही स्टेट का पोस्टल सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है। नादरा, द नेशनल डेटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो उसका डेटा यूज हो रहा है। यही स्टेट सर्वे कराती है, और इस वक्त 10 से 11 मिलियन घरानों में कैश जा रहा है। ठीक है ना, उसमें से आप कभी अखबारों में रिपोर्ट्स आती हैं गलत लोगों को मिल गया है, 20%, 30% हो जाएगी। ये तो बहुत हाई रेट है ऑफ डिलीवरी compared to many other programs in Pakistan and the world. So it's something that shows कि when state decides, तो ये हमारी रूलिंग क्लास ने कहा कि हमने इनके ऊपर बहुत बर्डन डाला, अब कुछ गरीबों को तो रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो ये खड़े हो जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे। तो इसलिए वो इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है ना, उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाई तो काम कर रहा है। जब डंडा लगाना था तो स्टेट बिल्कुल होती है। मतलब देखे ना पीटीआई के ऊपर कितना इन्होंने जुल्म किया है। मई ऑफ 22, मई ऑफ 23, अभी ये नवंबर, स्टेट ने फरवरी 24 के इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया कि नहीं किया? ठीक है ना, तो मतलब स्टेट है ना, ठीक है, इट्स नॉट अ फेल्ड स्टेट। अगर फेल्ड स्टेट तो ये ना कि ग्रुप जो है, पीटीआई का एक ग्रुप जो है वो आगे खुद इस्लामाबाद में अपनी गवर्नमेंट बना ले, ठीक है ना, और अपना एक आर्मी चीफ, एक जनरल आसिम उरी बैठा है, वो कहे जनरल फैज को हमारा चीफ है, 2 चीफ्स बैठ जाए, एक पिंडी विच एक इस्लामाबाद में, तो सिविल वॉर हो जाएगी ना। तो दैट्स व्हाई, सो जहां पे फेल्ड स्टेट होती है वहां पे सिविल वॉर होती है। कॉन्गो, ठीक है, अफगानिस्तान, हंडुरस, ठीक है ना, इराक, लिबिया, ये वो स्टेट्स हैं यहाँ डेसिमेट हो चुकी हैं या फेल हो चुकी हैं। हमें उससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वी आर अ फंक्शनल स्टेट, a dysfunctional state. ठीक, we could function better. So we're a functional dysfunctional state. हाँ, बस यूं कुछ मिला जुला ही है, exactly. सर अभी आपने इस पॉडकास्ट में बहुत सी ऐसी बातें की हैं which might lead to another assassination attempt on you. Oh God. आपने एक survive किया हुआ है. How was that experience? What happened? देखिए, it was exactly, अब तो 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और जाहिर बात है कि it was a very traumatic experience. You know, it took me years and years to recover. In fact, part of me is still recovering from that, because उसकी वजह ये थी कि देखिए वो अटैम्प्ट हुई, मैं तो बच गया, खुशकिस्मत था, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं अज़्ज़त से काम आई,
मगर मेरे साथी जो था वो he died जी in front of me, you know. So I saw a person dying, you know, and I had another guard with me. He was injured very badly, और मैं वो चीज को I've not been able to forget. आई विल मैन और कितने साल तो मैं आया ही नहीं पाकिस्तान जी, में, जी, मैं चला गया था exile. जी जी, पौने 5 साल तो मैं बाहर रहा, अमेरिका में रहा। मुझे लोग कहते थे मत आओ, मैं खुद भी घबराता था कि कुछ, मुझे कहता कि कहीं मेरी वजह से किसी और को कुछ ना हो जाए, यू नो। आपके साथ तो जो ना, देखिए जो आपकी जिंदगी लिखी होती है, आपकी तकदीर में होती है, व्हेन हाउ लॉन्ग और व्हाटएवर, आई मीन आई बिलीव इन दीस थिंग्स के देयर इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू गो, सो वी डोंट डिटरमिन दैट। बट किसी और को मेरी वजह से वो अफेक्ट हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मसला ये है कि मैं जब देखता हूँ कि पाकिस्तान में इतने और लोग उस चीज़ से गुजरे हैं, यू नो, देयर आर सो मेनी मिसिंग पर्सन फैमिलीज, देयर आर सो मेनी अदर journalists and bloggers and activists who have been targeted. So I feel bad. I feel कि, you know, I'm not the only one, and I should not do too much self-indulgence because there's so many other people who have suffered, You're maybe right. worse. जब आप एग्जाइल में थे जी। तो यू वर लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि पाकिस्तान देखते थे? देखिए होता है, बिल्कुल होता है। एक तो ये होता है कि आप जरा डिटैच्ड हो जाते हैं, जी। ठीक है ना, तो आप बहुत एक वो 36,000 माइल्स अबव द सी लेवल, और जी हाँ, आप उसको देखते हैं। ठीक है लेकिन ये चीज हुई कि देखिए, इट वाज आल्सो द टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी वाज रियली ब्लॉसमिंग, ठीक है ना। सो थिंग्स लाइक मे बी आज से 20 साल पहले तो आई वुड बी इन अ डिफरेंट स्टेट, बट यू नो विद WhatsApp, Skype, and then later Zoom, I was connected in real time. So I continued my work. Like I was editing the Friday Times as a magazine. उसके बाद मुझे डेली टाइम्स का एडिटर उन्होंने अपॉइंट किया। मैंने वो वहाँ से स्टार्ट किया करना 2017 में। आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान। तो अगर ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स ना होते तो इम्पॉसिबल होता। वो तो मुझे याद है जब मैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया था, तो ज़माने में तो फ़ोन भी बड़ा महंगा होता था, 3 मिनट की 6 मिनट की कॉल होती थी, तो आपकी राब्ता ही नहीं होता था। तो अब तो व्हाट्सएप की कॉलें, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, रियल टाइम में बातचीत हो रही है, तो वो होता है। लेकिन देखिए, जाहिर बात है कि आप मिक्स फीलिंग होती है। आप यू आर ऑल्सो एंग्री एट वॉट हैज हैपेंड टू यू, यू ऑल्सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज यू वॉन्ट टू बी देयर, एंड यू ऑल्सो concerned because आपके फिर भी loved ones, extended family, friends are there. और देखिए, मैंने तो I chose to come back to Pakistan. I used to work for the Asian Development Bank for a decade. So in 2012, in 2008, I took a sabbatical. I started my career here in the media full time. उससे पहले I was writing, part time. और उसके बाद से फिर ये हुआ कि मैंने ADB से मैं गया वापस मनीला. And then I said, okay, I was doing okay in Pakistan. I have many opportunities. People are following me. People are listening to me. I get a lot of feedback, especially from young people whom I want to influence and engage with. So I thought maybe I should choose this path. So I decided and I quit a very comfortable and secure job. आपने civil service की बात की थी, उससे भी बेहतर होती है in terms of perks and privileges. तो I quit that. आपने elite का बात की थी ना, तो ये भी एक elite. तो आपको मैं ये भी बावर करा दूं कि दोनों एलिटिस्ट चीजें मैंने छोड़ दी, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए कि टू फॉलो माय पैशन, एंड आई केम बैक एंड आई बिल्ट अ लाइफ व्हिच वाज अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग, माय आइडियोलॉजी, व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट वेरी फ्यू पीपल हैव द प्रिविलेज टू कंस्ट्रक्ट अ लाइफ व्हाट दे एस्पायर फॉर. And I thought that, maybe that's what I aspired for. I wanted to be a writer. I wanted to be in the public domain. I wanted to engage with people. I wanted to make a change. Right. कुछ करूं, आपको सिविल सर्विस में आपको बताया था, मैं इसलिए गया था कि भाई मैं मुल्क बदलना, मुझे पता है सिस्टम बदलना, सिस्टम नहीं हो सका। मैं कहा चलो बाहर से बैठ के करेंगे, ठीक है ना। आपको आजादी भी होती है, ठीक है ना। यू कैन से, यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन शोर मचाते हैं, लेकिन नहीं हुआ। और फिर वो so obviously that was very depressing in a way, because आप सब कुछ, और फिर आप सब कुछ छोड़ के you doing well as well in your country. ये नहीं है कि आप देखें ना, बहुत सारे migrants जो होते हैं वो इसलिए जाते हैं कि to make a better living. They want a higher salary, पैसे जमा करने हैं, अपने बच्चों के लिए करने हैं, अपने खानदान के लिए करने हैं। अब अल्लाह का शुक्र था कि मैं तो I was doing okay. I mean more than okay actually. I shouldn't brag, but I was doing rather well. और वो उस चीज से निकलकर आप दोबारा से वहां पहुंचे
और स्क्रैच से वहां पे आप तो रहे हैं वेस्ट में कोई नहीं इसकी परवाह करता कि आप पाकिस्तान में 30 मार खान है कि 10 मार खान है। वो कहते चलो जी जाओ काम करो What have you and done start recently? afresh जी, right from the scratch. जी, And that's what I did. So I rebuilt a whole life. So for 5 years I was dealing with my trauma. I was trying to remain engaged. I was trying to stay positive. Not, and one thing I should highlight, it's very easy to fall into a depression. It's very easy to fall into a cynical state where आप अभी बहुत से लोग बैठ के वो पाकिस्तान बैठते हो के गालियां देते हैं, पाकिस्तान ऐसा है जी, ये मुल्क तबाह हो गया है, निकले यहाँ से, इस मुल्क को छोड़ो, जिंदा भाग, ये वो वगैरह वगैरह। आई नो द सेंटिमेंट, मैं गुजरा उससे, लेकिन वो एक अच्छी चीज नहीं होती। इवन जो आपने टर्म यूज किया एग्जाइल, तो आप मैं वहां था तो मुझे बहुत इस तरह की दावतें आती थी टू स्पीक हियर, एन एक्साइल जर्नलिस्ट, एन एक्साइल राइटर, एग्जाइल्स, वो लैटिन अमेरिका के एग्जाइल्स, साउथ एशिया के एग्जाइल्स। वो मैंने शुरू में तो किया, बट आई हेटेड दैट बिकॉज वो एक अजीब लेबल लग जाता है माथे में ना। आई एम एन एक्साइल, हे आई एम एन आउटकास्ट, हे आई एम परसिक्यूटेड, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले द विक्टिम। आई हैव ऑलवेज वांटेड एंड आई ऑलवेज फील कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, इंसानों के पास। इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है अकॉर्डिंग टू हमारा जो दीन है, हमारा ईमान है, इस्लामी टच मैंने कहा जरा यूज कर लूं आपके पॉडकास्ट में। नहीं तो सर, हमारे पॉडकास्ट में सिर्फ सेकुलर टच आ रहा ठीक है ना, नहीं इस्लामी टच भी होना चाहिए। और अशरफुल मखलूकात इज दैट वी आर अ सुपीरियर लिविंग बीइंग, दैट वी हैव अ माइंड, ठीक we have intellect, right? So you using that, you can take charge of your life. So I said, I'm going to take charge of my life. I will not give up. If something has happened, bad has happened, maybe the perpetrators will be punished. Maybe they will not be. यहाँ पे तो भुट्टो को मार दिया, जिन्होंने मारा 40 साल के बाद उन्होंने माफी मांगी है। बेनजीर भुट्टो को सड़क पे शहीद कर दिया, अभी तक पता ही नहीं लगा, किसी ने नहीं पता लगा कि हम किस खेत की मूली। सलमान तासीर का आपने जिक्र किया, वो उसको तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन जो उसकी माइंडसेट है, उसको कादरी ने नहीं मारा था, सलमान तासीर को एक माइंडसेट ने मारा है। वो माइंडसेट माशाल्लाह थ्राइव कर रहा है, ठीक है ना। तो बात ये कि ये वन हैज टू बी रियलिस्टिक एज वेल। तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि आई कैन नॉट रियली गिव अप। सो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू स्टे पॉजिटिव, आई एम नॉट गोइंग टू अब्यूज माय कंट्री। कि मैं हर वक्त गालियां, ठीक है मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं यहां भी करता था वहां भी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये इस मुल्क को तबाह कर दो, इसके ऊपर बॉम्ब गिरा दो, इसका IMF का प्रोग्राम बंद कर दो, इसके ऊपर एटम बॉम्ब गिर जाना चाहिए, इसकी फौज को ये हो जाना चाहिए, इसकी ब्यूरोक्रेसी को हो जाना चाहिए। वाई आई मीन, मेरे माँ बाप रहते हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे अजीज दोस्त रिश्तेदार जिनसे मैं, और मेरे लोग। I love my country people. मतलब for an average Pakistani, to me is very precious and valuable, and his or her life is, and I've been doing that for 20 years now. I've been speaking for their rights, for the rights of the minorities and the majority, and I don't want to give up on my. So I did that, and then I said I will go back as well. Of course, it took a lot of courage, a lot of dealing with people. I spoke to my friends, मेरे बैचमेट्स थे सिविल सर्विस में, उनसे मशवरा किया, और लोगों से कि भाई मैं आ जाऊं, सिक्योर होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। शुरू में तो मैंने गार्ड भी हायर किया, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना। वो इतना हवा था 1 साल। तो जब मैं आया पहली बार आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years, तो फिर आई गॉट अ गार्ड। फिर ऐसा ऐसा मैंने वो भी कर दिया, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे तो किसकी जिंदगी जो है आसान है। बट ये कि इट वाज अ वेरी रिवीलिंग एक्सपीरियंस, बट ऑफ कोर्स रगड़ा लगा वहां पे। आई हैड टू रीबिल्ड नाउ, सो आई बिल्ट अ न्यू करियर फॉर माय सेल्फ। आई टीच नाउ फॉर 10 years, आई हैव बीन टीचिंग एट सेवरल यूनिवर्सिटीज, आई एम अ फुल टाइम प्रोफेसर, ठीक है ना। सो व्हिच वाज आल्सो गुड बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। आई ऑलवेज हर 10 साल के बाद मुझे भी वो तकलीफ होती है कि नया काम करना चाहिए। तो वो अल्लाह की तरफ से वो हो गया, या हालात ने, या जो भी आपका डेस्टिनी, किस्मत, व्हाटएवर, एंड आई डिड दैट एंड आई वैल्यू दैट राइट एज वेल। सर, इसी सिलसिले में अगर आप पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के यंग लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया के यंग लोगों के लिए कोई मैसेज। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के यंग लोग मेरे लिए एक है। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जब इंडिया की बात करते हैं ना पाकिस्तान में, आई नो कि लोग उस पर बहुत खफा होते हैं मुझसे,
मेरी जब बुक आई थी पहली, दिल्ली बाय हार्ट, आज से 12 साल पहले, 2013 में वो आई थी, और लोगों ने पढ़ती, लोग तो नाम पढ़ते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी दिल्ली पे क्यों किताब लिखी है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लिखी, कराची में नहीं लिखी, लाहौर पे नहीं। मैंने कहा भाई मैंने, मेरी मर्जी है मैं जिस पर लिखूं, क्योंकि मेरे नजदीक मेरा ये कंसिडर्ड व्यू है। और 3, मैं आपको ये यूथ से पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरा ये कंसिडर्ड व्यू है कि जब मैं इंसानों की बात करता हूँ, मेरे लिए उसमें बाउंड्रीज और बॉर्डर्स मैटर नहीं करते। अगर इंडिया में कोई बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, मेरे लिए वो बराबर है, इंसान है, उसकी इंसानियत इज अ प्रायोरिटी बिफोर एनीथिंग एल्स। मेरे लिए लोगों का मजहब मैटर नहीं करता, कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, एथियस्ट है, शिया है, सुन्नी है, नहीं है, जो भी है, ठीक है ना, इट डजंट मैटर। क्या आप अपने आप को सेक्युलर कहेंगे? मैं अपने आप को बिल्कुल, मैं अपने आप को प्राउडली, देखिए सेक्युलर मैं कहूंगा इन द ट्रू साउथ एशियन सेंस, एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, जैसे फ्रेंच सेक्युलरिज्म है, वो कहते हैं कि मजहब को दूर कर दो, निकाल दो सब चीज से। साउथ एशियन सेक्युलरिस्ट आइडिया है कि सब मजाहब को रिस्पेक्ट करो। जो अकबर बादशाह मुगल था, उसने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, सुलह कुल, उससे पहले भी हमारे यहाँ रहे हैं। मसलन अशोका वाज अ ग्रेट एम्परर, ही यूनिफाइड इंडिया, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ठीक है ना, पीस की उससे बात, टॉलरेंस की बात की थी। हमारे यहाँ, हमारे सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि टॉलरेंस, आपका कोई और मजहब है, मेरे लिए आप बराबर है, मेरा मजहब नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगा आप मुझसे मुख्तलिफ है तो मैं आपको नीचा करूंगा या मैं आपकी पूजा करूंगा, नो। So in a South Asian secularist sense, yes, I'm a secular person. और इंडिया के लोग जो मेरे लिए बहुत अजीज हैं, मेरे तो किताबें सब वहाँ पे छपी हैं, मेरे रीडर्स वहाँ पे रहे हैं, मैं जाता रहा हूँ 10 साल से नहीं कि आप, मेरा इरादा है कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट वीजा दे देगी तो आई विल गो देयर अगेन, नाउ आई वांट टू रीस्टार्ट माय जर्नीज। और मेरे लिए इस तरह दुनिया के हर लोग जो हैं वो बराबर है, इसलिए मैं एडजस्ट भी हो गया अमेरिका में, क्योंकि मैंने वहाँ पर मुझे कभी रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इट वाज माय सिस्टर्स लिव देयर, तो इसलिए मैं वहाँ गया था, मेरी फैमिली थी, लेकिन मैं वहाँ गया हूँ तो मेरे लिए, मैं नहीं वो तखसीस नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि इंसानों की बराबरी और इंसानों की आदमियत जो होती है, इंसान दोस्ती का एक नजरिया है, ये हमारी रूट्स में है, ये हमारे कल्चर में, ये हमारी मिट्टी में, हमारे डीएनए में है। अभी ये वक्त ही लगता है कि जी ये बड़ी लड़ाई हो रही है, वो कम्युनल राइट्स हुए हैं, वो इंडिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। हकीकत ये है कि मेजॉरिटीज जो है वहां भी और यहाँ भी, वो तो वायलेंट नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। पहली तो ये बात है, हमारे डीएनए में, हमारे सूफीज देखिए, पंजाब में बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ठीक है, उनकी शायरी देखे, कबीर इन इंडिया, ठीक है ना, लालौन फकीर इन बंगाल, ये सारे लोगों ने क्या सिखाया हमें? फॉर 5 centuries they have taught us peace and love and harmony, to respect each other's humanity. नहीं तो इंडिया में तो फसाद हो जाता कि जब ये मुस्लिम एम्पायर्स आई हैं, छोटे से मुसलमान होते थे और सारी हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती थी, अगर उनको वो ये पॉलिसी ना करते तो यहाँ पे तो तबाही फिरती। जब औरंगजेब ने किया तो तबाही फिरी, फिर एम्पायर क्रैश्ड। और यही बात हमें आज सीखनी है कि both India and Pakistan have to not only coexist with each other, I hope one day it happens, but within their countries they have to coexist with all the communities, have to be in harmony. तो मैसेज क्या है? मैसेज वही है, टॉलरेंस सबसे पहले, एक्सेप्ट द अदर, डोंट अदराइज द अदर। इफ यू फाइंड a person different from your religion, your sect, your creed, your caste, your ideology, do not trash them, do not look down on them, accept them as a full-blooded human being. सर अगर ऐसा हो गया तो perhaps one day जो आपने शुरू में कहा था कि यूएस कनाडा जैसा रिलेशनशिप पाकिस्तान इंडिया का हो जाए, देखिए होगा। अगर नहीं होगा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि पाकिस्तान की फ्यूचर जो है, I know it's what I'm going to say is going to be very controversial, but let's say it's your podcast. Of course. पाकिस्तान की तरक्की और वेलफेयर मुमकिन ही नहीं है अगर इंडिया के साथ पीस ना हो। नंबर 1, बॉर्डर्स जो है वो सॉफन ना हो। नंबर 3, ट्रेड ना स्टार्ट हो। नंबर 4, कल्चरल कॉपरेशन ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, क्लाइमेट चेंज का अगर हम मिल के मुकाबला नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज हमारे नेशनलिज्म से बड़ा है, हमारे बॉर्डर्स से बड़ा है, हमारी सिली थॉट्स जो होती हैं कि मैं सुपीरियर हूं तुम, उससे बड़ा है, ठीक है। और ये इसके ऊपर वी हैव टू, वो एक इकबाल का शेर है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों,
तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो ये पाकिस्तान के लिए भी ना समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों, ये तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। और मैं आपको ये बात एक बड़ी वाज़ेह तौर पे बताऊं कि यही एक रास्ता है। ऑल अदर ऑल्टरनेटिव्स आर ऑफुल। Why are China and India trading with each other? They are rivals. Why is China trading with Taiwan? $150 billion worth of trade volume. True. Why is the US trading with China? वो उसको compete कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेड जारी है। बिजनेस है साहब, करना तो है। हाँ, Yes. तो ये बात यहाँ पे क्यों नहीं समझ आती पाकिस्तान में? यहाँ पे वो लोग कहते हैं, वो आप ट्रेड की बात करते कहते हैं आप मुल्क को बेचना चाहते हैं, आप इंडियन हेजेमनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ट्रेटर हैं, आप फलाने हैं, धमाके हैं, बुलशिट। दूसरी बात मैं आपको फाइनली ये बात कह दूं कि आपने यूथ की बात की है, लविंग योर कंट्री, लविंग योर लैंड इज पेट्रियोटिज्म, ठीक है ना? आई एम फ्रॉम लाहौर, माई प्राइमरी आइडेंटिटी इज लाहौरी। आई लव लाहौर, आई कम बैक हियर, आई फील एट होम, आई वरी स्मॉग होती है, कुछ होता है, आई एम हैप्पी, कुछ अच्छी चीज होती है, वर्ल्ड सोसाइटी को रेस्टोर करें, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लाहौर बेहतर है और दिल्ली तो बड़ा गंदा है यार, वहां तो हिंदू रहते हैं, वॉट एवर, that's toxic nationalism. We have to avoid that toxicity. We can be patriots. Indians can love their country and love it, but they can't say कि पाकिस्तान जो है वो trash country है, inferior है, या बंगाली ऐसे हैं, या फलाना ऐसा है, या नेपाली ऐसे हैं। And similarly Pakistanis, हमारे यहाँ जो कीड़ा डाला जाता है ना कि हम सुपीरियर हैं, हम मुस्लिम कौम है, हमारे पास मिसाइल है, एटम बॉम्ब है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। This is toxic superiority narrative. That has to change, and that will change through education and media and the work that you're doing. These interactions, अब age है alternative media की, digital media की, so we have to use these spaces and tell and remind people that we have a 1000 years of a shared past. India and Pakistan 1000 साल की हिस्ट्री को 70 साल डोमिनेट नहीं कर सकते। 1000 साल, 6000 साल, क्या उसके भी पीछे चले जाए? इंडस वैली सिविलाइजेशन, of course we are the inheritors of Indus Valley civilization and the Gandhara civilization. So वो हजारों साल से चल रहा है। ये तो एक वक्ती स्पेक है। This is in the timeline of history. It's a small little dot. Maybe after 100 years, no one will remember this nonsense that we spew against each other. Because and then South Asia is a region that goes through so many territorial readjustments. देखो 20th century में इंडिया पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान बन गए। 71 में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हो गए। Do we know कि 2070 में क्या होगा? We don't know. So ये एक हिस्ट्री है हमारी। So we have to accept that, and we have to, the future, the past we have no control over. What has happened since 47 bloodbaths and the 3 wars, but we have control over the future. We can change that. अगर आप ले आते मोदी साहब को और नवाज शरीफ साहब को एक टेबल पे खाना सर्व कर रहे हैं, क्या देंगे आप उन्हें, जो कि दोनों मिलके खा ले और मिलके बात भी कर ले? देखिए, आपको पता है कि ऐसा हो चुका है। ये वो शादी पे आए थे, वो मोदी जी शादी पे आए थे और उनको नवाज शरीफ ने अपने खानदान की शादी में बुलाया था। बिल्कुल। और वो यहाँ आए और वो अपना ट्रिप शॉर्टन करके काबुल से सीधा लैंड किए, उनके घर में शादी अटेंड की और खाना खाया एक मेज पे, ठीक है ना? अब क्या परोसा होगा उन्होंने मुझे नहीं मालूम, बट आई एम श्योर कि देयर विल बी पनीर टिक्का, पनीर कढ़ाई, बिकॉज अभी यू नो मोदी जी आई अज्यूम इज वेजिटेरियन। हाँ, एंड द थिंग इज कि हमारे भी देखें, ये इंडिया में बड़ी गलत फहमी है कि वो मुसलमान जो ना वो सारे ही गोश्त खाते हैं। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी और इवन इंडियन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी कैन नॉट अफोर्ड मीट। मटन इज आउट ऑफ देयर रीच, ठीक है ना? दे आल्सो ईट दाल एंड सब्जी, लेट्स फेस इट। इवन इन आवर होम्स, एंड यू नो उस्मान, राइट, इन आवर होम्स वी डोंट ईट, मतलब वी डोंट स्टार्ट आवर डे विद मटन बिरयानी और निहारी। आलू पालक खा रहा हूं, ठीक है, आलू। But these are things we cook, you know, a few times in a week, weekends पे और special occasions पे, शादियों पे। लेकिन हमारा रहन सहन तो बिल्कुल एक है। देखिए, ये भी आपको पता है कि ये सारे खाने खिचड़ी इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है वो बनती थी। ये दाल और चावल का। आज हमारे घरों में खिचड़ी रोज कल मेरे घर में बनी हुई थी, मैंने खिचड़ी खाई है। तो बात ये कि ये सारे माइथोलॉजीज हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। और क्या उनको खिलाएंगे? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनको कुछ वो क्या कहते हैं, पीस कोला। What is the peace cola? Kool-Aid.
ठीक है ना, गिव इट टू मोदी जी एंड गिव इट टू वो शहबाज शरीफ, अब तो नवाज नहीं है, जी 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 उन दोनों को बुलाए, उनसे कहें यार ठंडे हो जाओ, थोड़ी सी बातचीत करो। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि आफ्टर ऑल दीज 4 मिजरेबल एक्सपेरिमेंट्स, जी। 4 जंगें लड़ी, जी कश्मीर नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है ना, नहीं मिलना है। अच्छा, और कोई चांस नहीं लग रहा कि मिलने का, ठीक है। इसलिए प्लीज कश्मीरियों को सुकून से जीने दें, उनको फैसला करने दें, और इंडियन यूनियन में वो वहां रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो उनका काम है, ठीक है। Right. हमारा ये काम है उनसे सॉलिडारिटी करें, अगर उन पर जुल्म हो रहा है, उनको मजल किया जा रहा है, वी कैन रेज अ वॉइस, ठीक। but we don't have to send jihadis, we don't have to go and fire at Indian army, we can't, because we tried जी and we failed, जी। and we sacrificed our own welfare जी। for this whole cause, जी। so it has to get over, you know, and we have to get over this whole hangout. Thank you so much, sir. Thank Very you. kind. I really appreciate your visit. Ji. Thank you Likewise. so much.